हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल तपस्या द लर्निंग जंक्शन। बच्चों, आज हम आपके लिए फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं। पिछले दो वीडियो में हमने फोर्स के बारे में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम मोमेंटम के बारे में, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के बारे में, न्यूटन सेकेंड लॉ के एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। राइट? आई होप आप हमारे इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक जितने भी वीडियो हमने आपके लिए भेजे सारे वीडियो देखे होंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हर नया वीडियो आपके पास उसका इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले मोमेंटम के बारे में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल का सीरीज शुरू करेंगे तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाऊंगा मैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन के तीसरे एपिसोड पे पहुंच चुके हैं। डिस्कशन करने जा रहे हैं मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है ये डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई फोर्स जो होता है रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी। एक कोई भी चीज मूव कर रहा है, एक बॉडी अगर मूव कर रहा है तो हमने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ये मूव करते रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। राइट? यही बताया था ना। तो अब जरा सोचो, ये मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हम चाहते हैं इसको स्टॉप करना। तो अगर स्टॉप करना चाहते हैं इस मूविंग ऑब्जेक्ट को, मूविंग बॉडी को, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स कितना होगा ये डिपेंड करेगा फर्स्ट थिंग इसके मास के ऊपर। यू मस्ट रिमेंबर दैट द फोर्स रिक्वायर्स टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। जितना ज्यादा वजन का होगा उसको रोकने के लिए, उसे स्टॉप करने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। लाइट वेट है, कम वजन, कम मास का है तो कम फोर्स में रुक जाएगा वो। राइट? द फर्स्ट थिंग यू मस्ट रिमेंबर कि फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। राइट? सेकेंड पॉइंट, ये बॉडी मूव कर रहा है। अब सपोज करो ये मूव कर रहा था स्लोली और ये बहुत फास्ट मूव कर रहा है, तो क्या सेम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? मास मान लो दोनों का सेम है तो याद रखोगे वेलोसिटी यानी जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है उस पे भी डिपेंड करेगा। मींस फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इज आल्सो dependent upon its velocity. So you can say that the force required to stop a moving body is also directly proportional to the velocity. यानी एक ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जो फोर्स लगाएंगे हम लोग, जिस फोर्स की जरूरत होगी वो फोर्स डिपेंड किस किस चीज के ऊपर करेगा? नंबर वन मास के ऊपर और नंबर टू वेलोसिटी के ऊपर। राइट? सो यू कैन से कि भाई एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसे रोकने के लिए जो फोर्सेस लगेंगे वो फोर्सेस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड किया? मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। और इसीलिए कहा गया है कि भाई एवरी मूविंग बॉडी, जो भी बॉडी मूव कर रहा है उसमें क्या होता है? मोमेंटम होता है। राइट? और उसी मोमेंटम को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हुआ? मोमेंटम इज इक्वल टू हो गया, याद रखना है आपको। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हुआ? मोमेंटम इज इक्वल टू मास, यानी वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कितने मास का है, इनटू वेलोसिटी। हम लोग मोमेंटम को P से इंडिकेट करते हैं, मास को M से और वेलोसिटी को V से। इसलिए हम कहते हैं कि भाई P इज इक्वल टू mv। राइट? रिमेंबर वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन होता है नहीं? तो
इसलिए मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है? इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? मोमेंटम इज a vector quantity and always remember its direction is in the direction of velocity। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मूवमेंट है, उसी डायरेक्शन में हमारे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा, राइट? समझ में आया आप लोगों को? तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट? व्हाट विल बी इट्स यूनिट? यानी मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे तो ऐसा यूनिट की ही चर्चा करेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो देखो यहां पे है क्या, इसमें मास है, तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, राइट? वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, राइट? याद रहेगा ये बात? तो भाई एवरी मूविंग बॉडी, जो भी मूव कर रहा है, जिसमें मोशन है, उसमें मोमेंटम होगा, राइट? मोमेंटम होगा। मोमेंटम किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। ज्यादा मास ज्यादा मोमेंटम, ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा मोमेंटम, राइट? आई होप ये क्लियर है। अब सोचो मैं बोलूं कि भाई एक बॉडी रेस्ट में है, बॉडी इन रेस्ट, बॉडी इन रेस्ट, रुका हुआ है, तो पूछूं कि बताओ मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम क्या होगा? तो चूंकि वेलोसिटी है, मास तो है कुछ ना कुछ, लेकिन वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। इसलिए मोमेंटम कितना हो गया? 0 हो गया। तो याद रखना, रेस्ट ऑब्जेक्ट, जो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंटम क्या होता है? 0 होता है। यानी मूविंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा। कितना मोमेंटम होगा? दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द मास एंड द वेलोसिटी, राइट? बिकॉज फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसी का। आपने देखा होगा कि कराटे प्लेयर जो होते हैं, वो कराटे प्लेयर स्ट्राइक करते हैं स्लैब ऑफ आइस के ऊपर और आइस के स्लैब को तोड़ देते हैं। क्या वो बड़े ताकतवर होते हैं? क्या उनका हाथ बहुत ज्यादा भारी होता है? जवाब है नहीं। हमारी तरह इंसान है वो भी, तो कैसे तोड़ पाते हो स्लैब? इसी तरीके से टाइल्स के स्लैब भी कई रखे होते, उनको भी ब्रेक कर देते। वो कैसे ब्रेक कर देते? तो जरा सोचिए, कराटे प्लेयर जो है वो आइस के स्लैब को या टाइल्स के बड़े सारे रैक को एक ही स्ट्राइक में ब्रेक कर देता है। कैसे? तो देखो वो करता क्या है, वो ही मूव्स हिज हैंड वेरी फास्टली, यानी बहुत ही फास्ट मूवमेंट करता है। यानी हाथ की जो वेलोसिटी है उसकी बहुत ज्यादा, मोर एंड मोर होती है, मोर एंड मोर, बहुत ज्यादा होती है, राइट? वेलोसिटी ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा? वेलोसिटी मोर, तो मोमेंटम भी मोर होगा, मोर एंड मोर। जैसे ही वो स्ट्राइक करता है स्लैब के ऊपर, सडनली विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मिली सेकेंड, मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। सडनली, यानी सडनली मोमेंटम 0 हो रहा है। तो मोमेंटम जो बहुत हाई था, वो बहुत हाई मोमेंटम को बहुत 0 मोमेंटम में, तुरंत क्विकली 0 मोमेंटम में बदलने के लिए बहुत तगड़े फोर्स की जरूरत होती है, राइट? एंड ड्यू टू दैट फोर्स, वो फोर्स काफी ज्यादा हाई होता है, इसलिए हमारा जो आइस का स्लैब है वो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। टाइल्स के स्लैब जो है वो ब्रेक कर जाता है। तो याद रखना है, मोमेंटम का ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि भाई कराटे प्लेयर जो है वो क्या करता है, जो स्ट्राइक करता है स्लैब ऑफ आइस के ऊपर या टाइल्स के स्लैब के ऊपर, तो उसको ब्रेक कर देता है।
हाथ उसका ये नहीं है कि हाथ उसका 50 किलो का है और 50 किलो के वजन से ब्रेक किया, हाथ तो हमारी तरह उसका है, लेकिन वो स्पीड जो था, जो वेलोसिटी थी, वो वेलोसिटी काफी हाई किया और हाई वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम हाई हुआ और जैसे ही स्ट्राइक कर रहा है हमारे आइस के स्लैब के ऊपर, सडनली मोमेंटम बिकम्स जीरो। टू ब्रेक द मोमेंटम टू जीरो हाई फोर्स इज रिक्वायर्ड, राइट, एंड दैट्स व्हाई वो जो हाई फोर्स की वजह से क्या हो जाता है, हमारा स्लैब जो आइस का स्लैब है वो ब्रेक हो जाता है। तो मोमेंटम समझ में आया? तो अच्छे तरीके से समझ लो कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट का एक टेंडेंसी है, राइट, कि उसको रोकने में कितना ताकत लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? मोमेंटम पहले इसलिए बताया कि मोमेंटम समझना जरूरी है, तभी हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ पाएंगे। तो मोमेंटम क्लियर है? अगर मोमेंटम क्लियर है तब आगे चलें। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंटम के बाद न्यूटन्स के सेकेंड। ओके, सो हम लोग बात करें न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, राइट। मोमेंटम समझ में अगर आ गया है तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है क्या सेकेंड लॉ? समझते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मोमेंटम में बदलाव आएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन in which the force is applied. Means you can say that the force, जो force लगाने वाले हैं वो proportional होगा किसके? Change in momentum per unit time. Change in momentum per unit time. So force is directly proportional to the change in momentum per unit time. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम फोर्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। अब जरा सोचो, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है u, राइट। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है मान लो m kg, राइट, m kg। इज इट क्लियर? फाइनल वेलोसिटी क्या है? मान लो v है, और ये u से v तक पहुंचने में, यानी u मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है, u मीटर पर सेकंड, v मीटर पर सेकंड। तो u मीटर पर सेकंड से v मीटर पर सेकंड पहुंचने में लेट टाइम कितना लग रहा है? टाइम टेकन बराबर है t सेकंड, राइट। तो अब जरा सोचिए कि भाई हमने आपको क्या बताया है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द मोमेंटम, और मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? u इंटू एम या mu, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? v इंटू एम। इज इट क्लियर? एंड दैट्स व्हाई द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बताइए? फाइनल मोमेंटम यानी m इंटू v माइनस इनिशियल मोमेंटम यानी m इंटू u अपॉन टाइम upon t. Force is directly proportional to mv minus mu by t. Is it clear? अब जरा इसमें से हम मान लो कि m कॉमन ले लेते हैं। Force is directly proportional to mv minus u by t. ये समझ में आ रहा है आपको? अब जरा सोचो, v minus u यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय t। तो ये हुआ क्या? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? जरा याद करो, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये वाला हिस्सा ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यही पढ़ाया था आपने मोशन क्लास में कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम लोग कहते हैं क्या है? एक्सेलरेशन। यानी हकीकत में हम लोग v माइनस u बाई टी को क्या लिख दिए? एक्सेलरेशन a। इज इट क्लियर? यानी f जो फोर्स है उसको f से अगर इंडिकेट करते हैं तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी एक ऑब्जेक्ट का के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। सो हम लोग
क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय दैट एक्शन ऑफ द फोर्स। जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को लगाने से जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है उन दोनों के मल्टीपल, यानी मास और एक्सेलरेशन के मल्टीपल, राइट? और किधर लगेगा? एंड इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन होगा, जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी होगी, उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा। इज इट क्लियर? सो यू कैन से कि भाई ये जो है हमारा F इज इक्वल टू एम ए, ये फोर्स को डिफाइन करने के लिए एक और भी डेफिनेशन मिल गया हमें। इज इट क्लियर? यस, यू कैन से कि भाई फोर्स बराबर न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली, अब ये चूंकि प्रोपोर्शनल है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको कहते हैं K इंटू एम ए। फोर्स बराबर क्या हो गया? K इंटू एम ए। और याद रखना K क्या है? वेयर K इज ए कांस्टेंट, वेयर K इज ए कांस्टेंट, राइट? अब याद रखना है आपको कि SI यूनिट में K की वैल्यू 1 होती है। इन SI unit K is equal to क्या होता है? 1, and that's why whenever we are putting the value of K is equal to 1 in this equation, what happens? F is equal to क्या मिल जाएगा? 1 into ma, that is F is equal to ma। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। F is equal to mass into acceleration, force is equal to mass into acceleration, right? फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया है तो जरा देखते हैं आगे कि फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जरा सोचो, अगर हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो अब मैं कहूं कि बताओ कि 1 यूनिट फोर्स क्या होगा अगर 1 केजी मास 1 केजी हुआ और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है। जिस फोर्स को 1 किलो के ऑब्जेक्ट पे लगाने से 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा हो जाए, उस फोर्स को जानते हो क्या कहते हैं? उस फोर्स को 1 न्यूटन फोर्स कहते हैं। चूंकि ये सिद्धांत किसने दिया है? न्यूटन साहब ने दिया है। इसीलिए फोर्स का जो यूनिट है, फोर्स का SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? न्यूटन है। SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? न्यूटन। हम लोग N से डिनोट करते हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि बताओ 1 न्यूटन का फोर्स होता क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे कि 1 न्यूटन का फोर्स किसको कहते हैं? आप सीधा जवाब दोगे कि 1 न्यूटन का फोर्स वो फोर्स है जिसको 1 किलोग्राम के वजन पे अगर लगाया जाए तो कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करेगा, राइट? इज इट क्लियर? अब अगर ये समझ में आ गया है तो अगर आपके पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इसके बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल करके, राइट? अगर F इज इक्वल टू एम ए ये क्लियर है तो आप यहां से एक्सेलरेशन बराबर बड़े आसानी से बता सकते हो फोर्स बाय मास। तो अब इस इक्वेशन से क्या पता चलता है कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा हो, तो सेम फोर्स पे क्या होगा? एक्सेलरेशन कम होगा। फोर्स ज्यादा लगाने पे भी एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। और अगर कम मास का है तो जो फोर्स लगा है उस पे एक्सेलरेशन काफी ज्यादा हो जाएगा। यानी एक हल्के ऑब्जेक्ट को आप फोर्स कर रहे हो तो काफी ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा, और एक बहुत भारी वजनी ऑब्जेक्ट है उसको आप फोर्स लगा रहे हो तो उस पे जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो कम पैदा होगा, राइट? तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। बॉडी के ऊपर जो मास है उसके इनवर्सली, क्लियर है? तो एक्सेलरेशन के बारे में क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको ये सारी बातें? तो अब जब इतनी बातें समझ में आ चुका है आपको तो हम डिस्कस करेंगे, यानी
एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि भाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन का क्या यूज है हमारे रियल लाइफ में, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका क्या बेनिफिट है, राइट? सो लेट अस सी द यूज ऑफ, और यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन के सेकंड लॉ का एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, राइट? जरा देखिए कि भाई क्या है मोशन के सेकंड लॉ का एप्लीकेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे। एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं हम लोग कि भाई न्यूटन्स के सेकंड लॉ का हमारे लाइफ में क्या यूटिलाइजेशन है। तो सबसे पहले जरा एक एग्जांपल ले रहे हैं, कैचिंग ऑफ क्रिकेट बॉल। आप कभी क्रिकेट अगर खेले हो तो जब कैच लेते हो तो क्या करते हो, जिसमें बॉल आ रहा होता है, बॉल काफी ज्यादा हाई स्पीड पे होता है, बॉल का स्पीड काफी ज्यादा होता है। बैट्समैन अगर काफी तेज स्ट्राइक किया है तो बॉल का स्पीड बहुत तेज होता है, वेलोसिटी उसकी फास्ट होती है। वेलोसिटी फास्ट होने की वजह से वो बॉल का जो मोमेंटम है बहुत फास्ट होता है। तो जब आप कैच करते हो, अगर सडनली हाथ को एकदम स्टिल रख करके कैच करोगे तो क्या होगा, एकदम से जैसे ही बॉल आपके हाथ से टकराएगा उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बहुत तगड़ा फोर्स लगेगा उसे स्टॉप करने के लिए और आपका हाथ डैमेज हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं उस समय, जब क्रिकेटर बॉल को कैच कर रहा होता है तो बॉल जब आता है तो बॉल को कैच करता है तो हाथ में आता है तो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे खींचता है। यानी पीछे खींचने से क्या होता है, जब वो हाथ को पीछे खींचता है तो कुछ टाइम लग जाता है, यानी मोमेंटम को जीरो होने के लिए टाइम लगता है, मोमेंटम को जीरो होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से जो फोर्स है वो कम लगता है और हाथ डैमेज होने से बच जाता है। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा आपने कि कैचिंग ऑफ क्रिकेट बॉल में हम लोग मोमेंटम का न्यूटन्स का सेकंड लॉ का एग्जाम यूज कर रहे। सेकंड केस जरा आप बात करें, हाई जंपर, एथलेटिक्स जंपिंग करते, काफी ऊंचाई तक जाते और फिर वापस से जंप करके जमीन पे आते। अगर सोचो जहां पे जंप करके आ रहे वो सरफेस हार्ड हो, हार्ड सरफेस हो, जैसे आपके घर का फर्श वैसा हो, क्या होगा जब वो जंप कर रहे बहुत ऊंचाई तक और वापस ऊंचाई से नीचे आएंगे तो उनका वेलोसिटी क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। वेलोसिटी फास्ट यानी मोमेंटम P इक्वल टू एम ए, सॉरी P इक्वल टू एम बी। वेलोसिटी फास्ट तो मोमेंटम फास्ट, मोमेंटम ज्यादा जैसे ही हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे वो क्या होगा, उनका मोमेंटम जीरो होगा। और जैसे ही मोमेंटम जीरो होगा, मोमेंटम को जीरो होने में टाइम बहुत कम लग रहा है, बहुत कम टाइम में मोमेंटम, हाई मोमेंटम से जीरो मोमेंटम होना है तो बहुत तगड़ा फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से वो जो एथलेटिक है वो डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी हाई जंपर जंप करता है, जिस पोजीशन पर जंप करके आने गिरने वाला है वो पोजीशन कैसा होता है, कुशन लगा हुआ होता है, सॉफ्ट कुशन की वजह से, या फिर सैंड्स, या फिर वहां पे मिट्टी होता है, बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी होता है, जिसके ऊपर जब वो गिरेगा तो उसका वेलोसिटी को जीरो होने में, मोमेंटम को जीरो होने में टाइम लगेगा, सम टाइम विल बी टेकन देयर, जिसकी वजह से सडन मोमेंटम जीरो नहीं होगा, इसलिए जो फोर्स है वो कम लगेगा। क्योंकि आपने देखा कि भाई फोर्स जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर और एक्सीलरेशन के ऊपर। तो सेकंड केस आपने देखा हाई जंपर का। तीसरा केस द यूज ऑफ सीट बेल्ट। जब आप गाड़ी में चल रहे होते हो तो सीट बेल्ट, आजकल हर गाड़ी में सीट बेल्ट आता है, सीट बेल्ट लगाने के लिए कहता है कि सीट बेल्ट लगा लो। क्या फायदा होगा सीट बेल्ट लगाने से? सपोज करो कि कभी आपकी गाड़ी चल रही है और सडन ब्रेक लगाया गया, तो सडन ब्रेक लगाने से क्या होगा, एकदम से आप गाड़ी तो बिल्कुल रुक जाएगी, गाड़ी डैमेज हो जाएगी, मोमेंटम जीरो होगा उसका, सडन हाई स्पीड से, एकदम हाई स्पीड था तो मोमेंटम बहुत ज्यादा था, ब्रेक लगाया, किसी भी कारण से उसका जो स्ट्राइक करने की वजह से रुका तो क्या होगा, उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा। आप भी उस जिस स्पीड से गाड़ी चल रही थी, आप भी उसी स्पीड से चल रहे थे, आपका भी मोमेंटम बहुत ज्यादा हाई था, जैसे ही ब्रेक लगा आपके एकदम सडन आप आगे की ओर झटका खाओगे और आप आगे में जो भी चीजें उसके साथ स्ट्राइक कर सकते हो और आपको चोट लग सकती है। सीट बेल्ट लगाने से क्या होगा, सीट बेल्ट आपको टाइम देता है, ड्यूरेशन बढ़ा देता है, यानी सडन आपके मोमेंटम को जीरो नहीं होने देता है, कुछ ज्यादा समय लगाता है, कुछ सेकंड टाइम लगाता है मोमेंटम को जीरो होने में, जिसकी वजह से जो मोमेंटम को जीरो में टाइम लगने की वजह से आपका क्या होता है, सेफ्टी हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, ये देखा कुछ एग्जांपल्स न्यूटन्स के सेकंड लॉ के। अब जरा हम एक छोटा सा डिस्कशन और करेंगे और फिर एंड करेंगे इस वीडियो लेक्चर को। लास्ट पॉइंट
हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि हाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ। एक बात याद रखिए, ये जो सेकंड लॉ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई, तो सेकंड लॉ हकीकत में न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का एक स्पेशल केस है। न्यूटन का थर्ड लॉ, सॉरी न्यूटन का सेकंड लॉ में हमने आपको क्या बताया, F इज इक्वल टू ma, यही बताया, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो हम लोग इसको क्या लिखें, m a की जगह पे क्या लिख सकते हैं, v माइनस u बाई टी, राइट, लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो अब t को अगर इधर ले गए तो ft इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mv माइनस mu लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में आ रहा है तो जरा ध्यान से देखिए कि अगर फोर्स जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हुआ तो ft क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो mv माइनस mu। तो आप इसको इधर ले आते हैं तो mv इज इक्वल टू क्या हो गया, mu, दोनों तरफ से m कैंसिल, v इज इक्वल टू क्या हो गया, u। जरा ध्यान से सोचो क्या कह रहा है, ये हम सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं, ये क्या है, सेकंड लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। F इज इक्वल टू ma से हमने डिराइव किया कि इफ फोर्स इज जीरो, फोर्स इज जीरो, देन v इज इक्वल टू u। v मींस फाइनल वेलोसिटी, u मींस इनिशियल वेलोसिटी। मतलब अगर फोर्स नहीं लगाया जा रहा, फोर्स जीरो का मतलब क्या हुआ, फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है, मींस देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम रह रहा है। यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कह रहा है कि भाई एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, जिस तरह के मोशन में है वो उसी तरह के मोशन में रहता है जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स न लगाया जाए। तो फोर्स जीरो हुआ तो आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट मोशन में, तो मोशन में रहेगा। मान लो इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो था यानी रेस्ट में था ऑब्जेक्ट, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, दोनों केस। तो भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये भी तो कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स न लगाया जाए। तो सोचो जीरो हो गया, इसका मतलब रेस्ट कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। इज इट क्लियर? तो हकीकत में जो हम डेरिवेशन बना रहे हैं, जो कह रहे हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F इज इक्वल टू m है, तो ये न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो रियलिटी में एक स्पेशल केस हो गया। कौन सा केस? व्हेन F इज इक्वल टू जीरो। जब फोर्स जीरो है, जब फोर्स जीरो है तो V इज इक्वल टू u हो गया, यानी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज, राइट। तो ये था न्यूटन्स के सेकंड लॉ, हकीकत में फर्स्ट लॉ के लिए ही है। तो फर्स्ट लॉ रियलिटी में न्यूटन्स के सेकंड लॉ का क्या है, स्पेशल केस है। तो आई होप दैट कि ये चारों पॉइंट इस वीडियो लेक्चर से आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यूटन्स के थर्ड लॉ की बात करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आज यहीं तक।